अगर वो ही भूल गए कि कौन से टाइप की करी थी टाइप्स ऑफ रिसर्च में, फिर आगे क्या बढ़े। नोट्स डाले थे, पढ़े कि नहीं पढ़े? टाइप करो, टाइप करो, नोट्स खोल के देखो। ये नहीं बताओगे क्या किया नहीं किया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। क्योंकि अगर वो ही भूल गए तो आगे का क्या पता चलेगा। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मैंने कहा था एक जगह एक चीज छोड़ दोगे तो आगे वाली चीजें में कंफ्यूजन होने लग जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो बताओ हमने क्या किया। अरे नोट्स खोल लो, लिखो, कोई तो लिखो। वो नहीं लिखोगे फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पुराना निकालो, अपने फोन में निकालो, देखो क्या था। 4 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं। ठीक है, चलो नहीं मैं बताती हूँ। हमने स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। इसमें से तुमको मैंने बहुत सारे टाइप्स बताए थे, 3-4 बुक्स से निकाल के बताए थे। और उसमें से जो हम लास्ट, इससे जस्ट पहले जो हम करे थे वो थी एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करने वाली। इसका कुछ पता नहीं होता कि हम क्या ढूंढने वाले हैं, एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, अंधेरे में कुछ ढूंढने निकले हैं, वो टाइप की थी। ठीक है, उस एक्सप्लोरेटरी के हमने क्या पढ़े थे। एक्सप्लोर का मतलब था वो कि क्या हो क्या रहा है, उस टाइप का। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, तो व्हाट इज गोइंग ऑन के अंदर जब हम देख रहे हैं तो उससे आगे अपने किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से वहीं से होगी कि भाई क्या हो क्या रहा है, जब किसी चीज का बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है। तो उसके हमने एक्सप्लोरेटरी करने के कुछ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे वो हम करने पे आएंगे उसको। तो हमने उसके 4 तरीके देखे थे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। उधर पड़ा है। एक सेकेंड रुको। इसमें मम्मा पीछे दोनों में डाल दिया मैंने, दोनों में डाल दिया। तो इसमें हमने 4 तरीके पढ़े थे उसके, सॉरी। तो फोकस ग्रुप, सेकेंडरी रिसर्च, एक्सपर्ट सर्वेस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने ये 4 तरीके पढ़ के हम आगे निकल गए थे। फोकस ग्रुप्स के भी आगे और बहुत सब टाइप्स थे। फोकस ग्रुप के बाद में हमने सेकेंडरी रिसर्च पढ़ा कि सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी जब यूज करने लग जाओ। एक्सपर्ट सर्विस, जो उसके लिए सिर्फ तुम उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं एक्सपर्ट हो चुके हैं, उसके क्लिनिशियल जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, सीनियर रिसर्चर्स एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनसे हम सिर्फ उन्हीं के इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं एक तरीके से। फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं किसी प्रॉब्लम का, जैसे कि होम्योपैथी में रिसर्च कैसे और सुधारी जाए, तो सीनियर्स बताएंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, कहाँ से डेटा इकट्ठा करेंगे, है ना। अगर सवाल ही हमारा उस तरीके का है तो हमारा काम करने का तरीका भी वैसा सा ही होगा। तो हमारे सवाल पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की रिसर्च का मेथड हम उस पर लगाने वाले हैं। और अगर कुछ जिस टाइप की प्रॉब्लम में अगर वैसा सा हमने सही तरीके का मेथड नहीं चूज किया तो सही तरीके का आंसर नहीं आएगा। तो ये उसमें दिक्कत आती है। फिर हमने कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस लास्ट में, भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि भाई किस तरीके के, जैसे हम अपने केस टेकिंग में भी पूछते हैं कि भाई जब जिस चीज का पता ही नहीं आंसर क्या आने वाले हैं, हमें जिस सिचुएशन का पता ही नहीं है कि सामने वाले के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चन से पूछेंगे ना, क्योंकि है ही एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना है। हमें पता नहीं कि होम्योपैथी में रिसर्च कैसे सुधारी जाए, तो हम बिल्कुल ही अंधेरे में हैं, तो हम सीनियर से जाके पूछ रहे हैं, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में। जो इस टाइप की रिसर्च होगी उसमें होगा ही यही। ठीक है, एक बंदे ने लिखा है, अंजलि ने, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल। चलो एक वर्ड याद आया किसी को,
ठीक है, बाकी किसी को कोई याद नहीं आया, अरे इतना मुश्किल नहीं था वो, ठीक है। इतनी नहीं याद आई तो सबसे पहले ये याद थी कि बेसिक वाली बताई थी, एक फंडामेंटल वाली बताई थी, अप्लाइड थी, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक वाले वर्ड थे, कंसेप्ट वाली थी, ठीक है, मतलब उतनी वाली याद रखो। ये थोड़ी भारी वाली हो गई है, वो तो बहुत ही इजी वाली थी, ठीक है, वो कर सकते हो। और बैक टू द अपने वाला लास्ट टॉपिक, तो हमने वो पढ़ा कि भाई हमने एक्सप्लोर करने वाली पढ़ी, एक्सप्लोर करने के हमने उसको एक्सप्लोर करेंगे कैसे, इसके 4 मेथड्स पढ़ लिए। फोकस वाले पढ़े। फोकस का क्या मतलब होता है कि भाई जिस जगह पे जाके तुम, जिस लोगों पे, जिस जगह पे, सिचुएशन मतलब होती है जगह, एरिया भी हो सकता है, लोकेशन, लोग, कम्युनिटी, एक टाइप की कुछ भी हो सकता है। फोकस है एक तरीके का, कुछ ना कुछ तो समथिंग ऐसा हम राउंड लगा देंगे उनके आगे, समथिंग कुछ कैसे राउंड लगाने का मतलब कि हाँ फोकस ग्रुप है। फोकस ग्रुप मतलब ये 50 लोग हैं, ये 1000 लोगों की कॉलोनी है, ये एरिया है, स्लम एरिया, ऐसे करके तो हम उसका कुछ ना कुछ फोकस कर पाएंगे उन लोगों पे। तो जिस तरीके के लोग होंगे, जैसे कि जो लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोकर्स हैं, तो अपने आप ही ऑलरेडी उनका एक ग्रुप बन गया, ग्रुप हो गया उन लोगों का, ऐसे करके। तो फोकस ग्रुप हमारे वो होते हैं कि भाई ये एक तरीका है जब हमको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ जिस जो हमारा क्वेश्चन है उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो उस तरीके के लोगों को हम इकट्ठा करके उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अब वो जो सवाल जवाब करने का तरीका है, वो हम ग्रुप्स कैसे बना रहे हैं, वो हमारे सवाल पे, हमारे क्वेश्चन पे, हमारे रिसर्च क्वेश्चन पे जो हम ढूंढ रहे हैं टाइटल पे, उस पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम ऐसा सा मतलब उससे सबसे बढ़िया सेटिंग्स, हम इजी सेटिंग्स के अंदर हमें वो आंसर मिल जाए, ऐसा हम चाहेंगे उसके अंदर। तो इस तरीके का है। तो सर लगभग ये चीज तो ABCD है। कोई भी चीज तुम रिसर्च करने जाओगे तो सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाली होती है जी। ये तो दिमाग में बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि वही अप्लाइड वाली, फंडामेंटल वाली, बेसिक्स वाली, डिस्क्रिप्टिव वाली, एनालिटिकल वाली, ये तो बेसिक से वर्ड्स हैं। ये तो तुम्हें, अगर तुम्हारे दिमाग में अभी ये नहीं बैठने लगी हैं, क्योंकि अभी तो बस एक ही लेक्चर हुआ है, ये इसका दूसरा लेक्चर है, ये चीजें रिसर्च के नाम पे तुम्हारे दिमाग में अगर पहला कोई आंसर आना चाहिए ना, जैसे कोई पूछेगा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में पहला ही आना चाहिए, अच्छा कौन सी टाइप की कर रहा है, क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक के बाद में वो कैसे करोगे, कितने लोग लिए, क्या लिया, वो बाहर की बात है, मतलब बहुत दूर दूरों की वो सवाल है। तुम्हारे अगर किसी अपनी लाइन की या किसी और लाइन की कोई रिसर्च पढ़ो, देखो, सुनो, या टीवी में बताई थी कि इस पे ये रिसर्च हुई है, तो तुम्हारे दिमाग में पहले ये आना चाहिए, यार ये जो रिसर्च हुई है ये कौन सी टाइप वाली रिसर्च है। तुम्हारे दिमाग में इतना आ गया तो उसके आगे के मेथड्स कैसे करी गई होगी, उसके अंदर सब आंसर अपने आप आ जाता है उसके अंदर। और यही तो डिफरेंट, यही तो कहानी है, ये तो मुद्दा है, ये तो जड़ है उस चीज की, यहाँ से तो सारी कहानी शुरू होनी। और तुमने यही चीज गलत कर दी अपने केस में भी और दूसरे के केस में जिसमें तुम सुन रहे हो, तो गड़बड़ है ऐसे करके। तो इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस चलती हैं, मतलब मैं कहूँगी ये वाली है, तुम कहोगे ये वाली है। शुरू में सब में ऐसा होगा, जब तक कि कंसेप्ट बेसिक लेवल तक जाके क्लियर नहीं होते तब तक समझ नहीं आता, ठीक है। और जैसे ही वो धीरे धीरे क्लियर होने जाते हैं तो सबके सब सेम आंसर होने लग जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बस यही होता है, ठीक है। तो अभी रिवाइज करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी आज तुमको जितना मैं करवाने वाली बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी, वरना ऊपर से जाने लग जाएगा। अभी थोड़ा सा हैवी हो गया ये। अगर ये दिमाग में बैठने नहीं लगा तो आगे की जो मैं तुम्हें बताऊंगी वहां से ये चीज कनेक्ट नहीं होगी। ये थोड़ा सा ये रिवाइज करने वाला है। इससे पहले मैंने तुमको कुछ नहीं कहा कि भाई ये रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, ये मैं जरूर कह रही हूँ। पिछला लेक्चर, ये वाला लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये तीनों साथ ही साथ रिवाइज कर लेना। रिवाइज कर लोगे तो आगे वाला बहुत इजीली समझ आएगा। वरना कान में तो पड़ा हुआ होगा कि भाई हाँ ये सुना था, लेकिन एक्चुअल में जो मैं बोलने वाली हूँ उसका नेक्स्ट लाइन ही तुम बता सकते हो। इतना इस तरीके से तुम्हें समझ में आने लग जाए तो इतना बढ़िया, मतलब आगे चलने लग जाते हो टीचर से। वरना बिल्कुल ही मैं बता के चली जाती हूँ, दोबारा जीरो पे चले जाओगे और यहीं पे गेम खत्म हो जाता है। यहीं पे लोग इस सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं और यहीं पे इस सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं, पीछे नहीं रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव। अब हमने कहा कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने वाले हो गए भाई, अंधेरे में पता नहीं कुछ, चलो भाई ढूंढते निकलते हैं। ढूंढने के बथेरे तरीके ढूंढ लिए हमने, और जैसी सी प्रॉब्लम वैसे से हमारे तरीके उसको ढूंढने के। अब है डिस्क्राइब करना। हमें कुछ मिल गया, हमने 50 लोगों का इंटरव्यू ले लिया, इस कम्युनिटी में ले लिया, सीधे ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लिए, पता नहीं जैसे जैसी भी प्रॉब्लम थी वैसा सामने हम पूछ पाछ के सब ले आए, पूछ पाछ के ले आए। अब जो लेके आए हैं वो हमारे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा,
मतलब जिस तरीके का हमारा, जैसे मैंने डाटा मैंने तुम्हें बताया, जो उसमें थर्ड क्लास में बताया था कि मैंने तुम्हारे से डेटा लिया, डेटा लेने के बाद मैंने उसे अरेंज किया, जैसे तुम्हारा नाम, जगह, सब कुछ नॉर्मल सी बातें, 10 बातें, एज, तो ये एक अरेंज कर लिया। मतलब मैंने तुमसे सवाल पूछा, सवाल के आंसर्स आए, आंसर्स के बाद डेटा आ गया, उसे कहते हैं डेटा। अब यही तुम किसी तरीके से भी ले लो, मैंने तुमसे एक ग्रुप में डाला, 15 लोगों ने जवाब दे दिया, मेरे को 15 लोगों का डेटा आ गया। 15 लोगों का डेटा 5 या 6 कैटेगरीज का, कैटेगरीज मतलब नाम एक कैटेगरी है, एज एक कैटेगरी है, ऐसे करके कॉलेज कितना था, ईयर कौन सा था, एम्प्लॉयड, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, ये कैटेगरीज हो गई। तो मैंने 15 लोगों का 5 या 6 कैटेगरीज का डेटा ले लिया। अब वो मेरे को, मेरा सवाल जैसा सा है उसमें से मुझे उसका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे मेरा सवाल क्या रखा था कि भाई मुझे क्लास की टाइमिंग कैसी रखनी चाहिए कि भाई लगभग मैक्सिमम लोग आ पाए, सारे आ पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैक्सिमम लोग आ पाए, वो मेरा सवाल था। मैंने तुम सबसे डेटा लिया, टाइमिंग पूछी और देखा कि भाई तुम्हारा शेड्यूल कैसे है, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हो कि मैरिड हो या क्या हो, या तुम्हारी खुद की प्रेफरेंस क्या है। तो मैंने बस इतना ही पूछा 15 लोगों से, 5 या 6 कैटेगरी, 7 कैटेगरी का डेटा पूछा। मेरा सवाल ये था, मुझे उससे आंसर मिल गया कि 50% लोगों ने तो सीधा ही बता दिया, बाकी जो 50% रह गए हैं वो भी, जो अनमैरिड वाले हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करे तो पहुंच जाएंगे, मैरिड वालों को शायद प्रॉब्लम आएगी, तो कोई बात नहीं, जो ग्रुप में होंगे वो उनसे पूछ लेंगे। तो मतलब मैंने वो एक इतने से एक सवाल का आंसर लेने के लिए वो सारी कैटेगरीज, 5-6 क्वेश्चंस पूछ के, कैटेगरीज का डेटा पूछ के लगभग अपने सवाल का एक ठीक ठाक सा सोल्यूशन ढूंढ लिया एक तरीके से, ठीक है। तो अभी तक अपनी क्लासेस में लगभग सभी बच्चे आ पाए, 15 के 15, 16, 17 अटेंडेंस अपनी रही है। आज अपने पास 10 लोग हैं, ठीक है। तो ये है, तो वो मे भी कोई और आंसर हो सकता है उसका, उसका कोई और हो सकता है, एक आधी एक्सेप्शन हो सकता है। तो ये दिक्कत होती है, मतलब ये इसका तरीका होता है। अब डेटा जब आ गया, डेटा आने के बाद में अब जो मेरा सवाल था, मुझे उसका आंसर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड, अब मेरे को इससे मेरा आंसर मिल गया कि भाई हाँ 50% लोगों ने सीधा ही बता दिया, खुद ही बता दिया, नहीं है तो बाकियों का भी सर जाएगा। अब बाय चांस मेरा सवाल कुछ और होता, आगे का सवाल क्या कि भाई ये डेटा मुझे कुछ और समझाता है इस 15 लोगों के ग्रुप के बारे में, मेरा सवाल कुछ और भी हो सकता है। तो अब ये डेटा मेरे पास आ जाए तो मैं इस डेटा को सिर्फ ऐसे के ऐसे मैं डिस्क्राइब करने लग जाऊं, मतलब उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। जो मेरे सामने 10 कैटेगरीज का डेटा पड़ा है उसी को जस्ट समझाना, डिस्क्राइब करना, वो होती है डिस्क्रिप्टिव। क्या हुआ, बस ये वाली बात होती है कि भी क्या हो गया उसके अंदर एक तरीके से। तो जो क्या हुआ वाला होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके मेरे सामने, वो भले मेरे पास नंबर फॉर्म में हो, भले मैंने सिर्फ उनसे सुना हो। डिस्क्राइब करोगे कि तुम ऑब्जर्व करके आओगे, ठीक है। उन लोगों 50 लोग में, तुमने 15 लोगों से मैंने बात करी तो मैंने ऑब्जर्व किया, और यही बातें जो मेरे पास डेटा के फॉर्म में पड़ी हैं, ये मैं तुमसे सीधी भी पूछ सकती थी फोन करके 15 लोगों को, और 15 लोगों को बैठा लेती मीटिंग करके, उनसे पूछ लेती। तो ये बात मेरे पास वर्बली होती, अब मेरे पास डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, तो इस तरीके से मेरे पास है, भले किसी भी तरीके से है, भले मेरे पास नंबर फॉर्म में डेटा की तरह पड़ी है, भले मैंने वर्बली पूछ के रखा है, तो मेरे को ऑब्जर्व किया है मैंने, तो ये है। अब मेरे पास ये आ गया, अब मेरे से बाय चांस कोई तीसरा बंदा या मैं ही, कि मेरे पास डेटा अवेलेबल है ये वाला, इसको डिस्क्राइब करना हो सवाल के हिसाब से। सवाल कुछ भी हो सकता है कि भाई प्रिडिक्ट करना एक तरीके से कि भाई तेरे पास ये डेटा आ गया, मेरे पास ये आ गया, इसमें से कितने % लोग क्लास लगा पाएंगे। पहले वाला सवाल ये था कि मैं क्या डिसाइड करूं, टाइम डिसाइड करूं कि भाई बेस्ट सुटेबल टाइम कि मैक्सिमम लोग आ जाएं। तो मैंने उस डेटा से वो निकाल लिया। अब एक दूसरा सवाल इसी मतलब करने का कि भाई जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, क्या % ऑफ लोग मैक्सिमम मतलब इसमें से क्लास अटेंड कर पाएंगे। सवाल घूम गया एक तरीके से, ठीक है। हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ऐसे करके। तो उस डेटा के हिसाब से मैं उसको, उस डेटा को समझने की कोशिश करी हूँ, यार किस एज ग्रुप के लोग हैं, अभी ये जो क्लिनिक कर रहे होंगे उसमें कितनी बिजीनेस होगी, और कुछ लोग अभी लर्न कर रहे हैं, मैरिड अनमैरिड हैं, कौन से कॉलेज के हैं, एक ही एरिया के हैं, इवन की वेदर भी डिपेंड करता है।
तो ये उस पूरे डेटा को देख के मैं इस क्वेश्चन का शायद एक आंसर निकाल पाऊं। ठीक है, तो तुमने उस डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब, एक तरीके से डिस्क्राइब किया कि भाई ऐसे 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 लोग हैं, डिस्क्राइब। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो आगे वाली कंफर्म आंसर देने वाली अलग होती है, लेकिन इस तरीके से जो अगर क्वेश्चन अलग हो जाए तो तुम्हारे को वो डेटा डिस्क्राइब करने का तरीका बदल जाता है, मतलब उसमें डिस्क्राइब करना पड़ जाता है। मैं तुमको बस इतना ही समझा रही हूँ कि पहले वाले सवाल से, उस डेटा से, उस क्वेश्चन से क्या निकल रहा था। अब जब हमारे सवाल बदल गए तो हमारे पास जो ऑलरेडी ये डेटा है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन की उसमें है क्या, तो उससे हमारे आंसर किसी और तरीके से निकल सकते हैं अगर कोई और सवाल हो तो। ये वाला ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि यही पूरी कहानी है। मैं तुमको ये इंग्लिश पढ़ा दूंगी, नोट्स दे दूंगी, ये समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरी अगर ये बेसिक कहानी अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुमको दोबारा समझ आती हूँ। फोकस ग्रुप बेटा, फोकस ग्रुप मैंने बता दिया चेतना कि भाई एक तरीके के लोगों का जिसपे तुम स्टडी करने वाले हो, उनकी प्रॉब्लम को स्टडी करने वाले हो, वो है, उन लोगों को इकट्ठा कर लो, उनके 2 तरीके बना लो, 3 तरीके के बना लो, जैसे भी फोकस टाइप के ग्रुप थे वो बना लो उसके अंदर। ठीक है, मुझे बताओ अभी जो मैंने सिर्फ जो एक्सप्लोर करने वाली और डिस्क्राइब करने वाली वो समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो, तब मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि इसके आगे सिर्फ थ्योरी है। असली बात तुमको मैंने बता दी ऐसे करके, सिर्फ थ्योरी। अगर ये समझ नहीं आई तो मैं ये नॉर्मल भाषा में फिर समझाऊंगी। हाँ या ना बोलो बाकी लोग। सबके रिप्लाई आने चाहिए। तो अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो यही बता दो, क्योंकि उसके आगे सिर्फ मैं कहानी बोलती जाऊंगी, थ्योरी पढ़ती जाऊंगी, ऊपर से उड़ जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं? दो तीन लोग रह गए, फटाफट लिखो हाँ ना लिख दोगे कोई बुरी बात नहीं है। सेकेंडरी रिसर्च आएगा। देखो इसमें क्या है, डेप्थ में तो मैं तुम्हें मोटा मोटा बता दिया, इसमें से तुमको सिर्फ थ्योरी आएगी, मतलब उसमें तुमको एक्चुअली में इतनी डिटेल में शायद ही कोई पूछे तुमसे, तो मोटा कुछ हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च तुमको अगर 10 सब इतनी तुमको बता दी तो 10 की 10 तो इतनी गहरी तो लिखोगे नहीं। तो उसमें से अगर बाय चांस कोई सीधी पूछ ले, एक्सप्लोरेटरी लिखो, डिस्क्रिप्टिव लिखो, तो तुमको आगे वाली डिटेल का इतना है, वरना ये सिर्फ समझने के लिए है। तुम्हें मैंने जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया, तुम्हें सिर्फ पूरी थ्योरी दे दी, बुक की दे दी, ताकि तुम खुद पढ़ोगे तभी उसमें से पूरे पैराग्राफ में से पूरे पेज में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट दिमाग में रह पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए मैं तुमको दिया, पूरा डेप्थ में जरूरत नहीं पड़ती है इतना इसको देखने की, इतना ही आता है। ठीक है, और कुछ? चलो आगे चलते हैं। तो करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ए साइंटिफिक मेथड which involves observing and describing the behavior of a subject without influencing it in any way। सिर्फ उसको समझाना है भाई, बिहेवियर ऑब्जर्व करके बाद तुम्हारा बिहेवियर ही समझाया एक तरीके से, उस डेटा का बिहेवियर किस तरीके से ये देगा। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन और ए फिनोमेना बीइंग स्टडीड। इट डज नॉट आंसर क्वेश्चंस अबाउट हाउ, व्हेन, व्हाई। कुछ नहीं समझ में आएगा उसके अंदर, ये आंसर लिखने भी नहीं है। तुम अब फालतू में अपनी, क्योंकि हमने जो तो तुम्हारे जो 5 या 6 कैटेगरी का डेटा लिया उसमें हाउ या मतलब कैसे होगा या क्यों होगा, इसके कोई आंसर्स नहीं है उसके अंदर। उसमें तो जो है वो है, ये इसके आंसर्स नहीं होते उसके अंदर। तो तुमको बनाने भी नहीं है अपनी नॉलेज लगा के उसके अंदर कि भाई इससे हम यही निकाल, शायद ऐसा होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे करके अंदाजे लगाना, हाइपोथेसिस लगाना, वो बात अलग है कि तुमको हाइपोथेसिस चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन उसमें कुछ कंफर्म लिखना नहीं है कुछ ऐसा। उसमें सिर्फ बताना है कि अच्छा ये इतने लोग थे, 15 लोग थे, 15 में से इतने ये थे, इतने ये थे, ऐसे ऐसे थे और ऐसे थे, बस सीधी सी बात। रादर इट एड्रेसेस द व्हाट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन और सिचुएशन बीइंग स्टडी। कैसी है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रीसीड्स एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कि भाई एक्सप्लेन करने से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन मिले हमें उसकी, कि भाई अब ये
ये पूरा डेटा है, इसको एक्सप्लेन करके कोई दे दे, फिर उसके बाद में हम उसकी कोई फर्दर रिसर्च करेंगे अच्छे से, उसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला, उसमें सारे सिचुएशन क्वेश्चन निकालने की जरूरत करेंगे, नहीं तो नहीं होगा आंसर। हेंस रिसर्च कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट कॉज द सिचुएशन, ये नहीं बता सकती ये वाली, ये टाइप की ये वाली। Thus, descriptive research cannot be used as the basic of a causal relationship where one variable affect another. इसमें सिर्फ इतना नहीं कर सकते हम कि cause क्या बना यहां नहीं पता चलेगा। Thus, descriptive research cannot be used as the basic of a cause relationship where one variable affect another. In other words, descriptive research can be studied to have a low requirement of internal validity. ये वर्ड बाद में समझाऊंगी, बस इतना इसमें समझ लो कि भाई तुम्हें एग्जैक्टली कॉज नहीं पता चल रहा होगा, कॉज से पहले की सिर्फ डिस्क्रिप्शन पता चल रही होगी। जो तुम्हें मैंने पहले एग्जांपल देके बता दिया, बस उसी को इसने घुमा फिरा के इंग्लिश में लिखा है, बस इतना कुछ। अगर कोई वर्ड ना समझ में आए कोई बड़ी बात नहीं, क्रक्स में समझ में आ गया। द descriptive is used for frequencies, averages and other statistical calculation. Often the best approach prior to writing descriptive research is to conduct a survey investigation. जो मैंने बोला कि सर्वे कर लो भाई, फिर इकट्ठा कर लो, उसके बाद समझाओ। Qualitative research often has the aim of description and researchers may follow with examination of why the observation exists and what the implications of the findings are. कि अभी उसके बाद की बात जो हमने ये लाइन पढ़ी थी कि पहले वो डेटा इकट्ठा कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव वाली से, समझाने वालों से, उसके बाद में जब वो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है उसके बाद वो सेकंड टाइप की रिसर्च करने के लग जाते हैं, जहां वो उसके लिए कि ये डेटा ऐसा क्यों है वाई तक उसमें पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये उसका नेक्स्ट स्टेप होता है इस रिसर्च के बाद का इसका। तो ये मिडल वाली रिसर्च होगी कि भाई शुरू वाली एक्सप्लोर से कुछ पता चला, उसके बाद उस डेटा को डिस्क्राइब कर दिया गया, इस डिस्क्रिप्शन से कुछ आइडिया आया कि हमें अब इसका वाई ढूंढना है तो आगे कैसे जाना है, मतलब क्या सवाल इकट्ठे करे गए। तो ये मिडल वाली होगी एक तरीके से भाई ये हमें थोड़ी सी हेल्प कर देगी। अब इसने बोला द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये पूरी कहानी में मैं एक एक लाइन में बताऊंगी, सिर्फ ये शुरू के पैराग्राफ, आगे वाले में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही निकाल लोगे। The characteristics used to describe the situation or a population are usually some kind of categorical scheme, also known as descriptive categories. जो मैंने बोला कैटेगरीज में डिवाइड करके दिया होता है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल द पीरियोडिक टेबल कैटेगरीज आर एलिमेंट्स, जो तुम्हारे कैटेगरीज मैंने बता दी ऐसे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स थे कि इस टाइप का एलिमेंट है, इस टाइप का, तो वो सारी पहले डिस्क्राइब करी थी, एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया, उस एलिमेंट्स के अंदर के कितने मैटर्स हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे करके फिर उसके बाद वो डिस्क्रिप्टिव वाला, मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की वजह से ही पीरियोडिक टेबल बना। पहले उन्होंने कैटेगरीज में डेटा इकट्ठा करके उसके बाद वो समझने की कोशिश करी। और हमारे वाली दूसरी एग्जांपल ये है कि अनदर एग्जांपल इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रीसीज द हाइपोथेसिस ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जो तुम्हें बताया कि पहले हाइपोथेसिस बनाने से पहले हमारा पहला स्टेप हम ये कर रहे होंगे इसके अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज हमारे में पहले ये होता कि पहले उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होंगे कहीं पे, फिर जाके जो डेटा आ रहा होगा फिर उस डेटा के आगे की कहानी को हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसको स्टैटिकल रिसर्च भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है डेटा को, जो हमारा डेटा है उसको डिस्क्राइब करती है। तो जो डेटा वर्ड मैंने बोला था कि जहां हम डेटा वर्ड यूज कर रहे होंगे वहां पे हमारी स्टैटिस्टिक्स लग रही होगी, बायोस्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल समथिंग कुछ लग रहा होगा एक तरीके से। तो अगर किसी कोई तरीके का डेटा को हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं तो स्टैटिकल रिसर्च भी इसको एक तरीके से बोल देते हैं। डेटा और कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट व्हाट इज बीइंग स्टडीड, ये वाला। तो इसका क्या करना है, एनालिसिस ऑफ द पास्ट एज अपोज टू द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। जो मैंने बोला कि भाई मेरे पास ये डेटा आ गया और मैंने ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी कि कितने % लोग क्लास लगा पाएंगे, तो मैंने उस डेटा को समझा के जैसा जैसा था उसको डिस्क्राइब करके अगर उसमें से फ्यूचर के बारे में कुछ निकालने की कोशिश करी तो वो होगा। पहले तो ढंग से डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर उसमें से लास्ट में अगर आप कुछ निकालना चाहो तो वरना मुद्दा सिर्फ डिस्क्रिप्शन तक रहता है इसका। अब इसकी कैटेगरीज कैसे करिए, इस तरह कुछ मैंने ऑब्जर्व करना मेन मुद्दा कि ऑब्जर्व किया, केस स्टडी मेथड और सर्वे मेथड। तो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया एक तरीके से कि भाई किसी से इंडिविजुअली मेरी एक आधे से मेरी बात हो रखी थी, तो मैंने एक आधा तो ऑब्जर्वेशन लगाया और फिर एक तरीके से सर्वे क्वेश्चनर तैयार किया, तुमको बांट दिया, तुमने मुझे दे दिया एक तरीके से। उसके बाद आगे की
कहानी, ठीक है। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक तरीके से एक्सप्लोरेटरी से शुरू करके ऑब्जर्व, उसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से डिस्क्राइब भी किया अपने दिमाग में, उसके अंदर तो ऑब्जर्व किया पहला स्टेप, जो मोस्टली ऑब्जर्वेशन होएगी। ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरी हमारी केस स्टडी, कि एक स्पेशल टाइप का केस लेके उसके बाद उसको पूरा, जैसे हम केस लेते हैं, लेना और केस टेकिंग वाली बात अलग है, लेकिन एक मेथड है केस लेने का, एक समथिंग, एक हर तरीके का, एक पर्टिकुलर एक चीज ली और सर्वे करना तो जनरल जो हम सर्वे करते हैं, क्वेश्चन तैयार करके पूछ देते, बांट देते हैं और उनके आंसर मिल जाते हैं हमें। तो ऑनलाइन सर्विस वगैरह जैसे कुछ होने लग गया ना, बस सवाल दे दिए जाते हैं, फिल करो ऑप्शंस और जो आएगा वो दे दो, ऐसे करके। तो ये इसके 3 मोटे आज हम जो करेंगे देखते हैं कितना कर पाते हैं। ऑब्जर्वेटरी के अंदर अब क्या होगा कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन और लेबोरेटरी वाला। नेचुरल वाले का क्या मतलब कि जैसे हम पेशेंट हमारे क्लिनिक में आके बैठता है और हम उससे सवाल पूछते हैं, तो क्लिनिक में आना उसके लिए, वो बीमार है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है उसके लिए। मतलब वो आके हमारे पास एक स्पेशल तरीके के ऐसे पोजीशन में बैठता है और सारी कहानी बताता है, इधर बैठ नहीं पाता, इधर लेट नहीं पाता, उसका मन हो रहा मैं लेट जाऊं, अरे किसी के कंधे पे गिर जाऊं, बहुत ही बस नहीं चलती तो वो अपने थोड़ी बहुत कंफर्टेबल पोजीशंस ले लेते हैं। वरना अगर यही चीज हम उनके घर जाके केस लें तो कितना एनवायरनमेंट अलग होगा। तो वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट होगा। हमारे वाला एक तरीके से बोला जाएगा तो लेबोरेटरी एनवायरनमेंट हो जाएगा उसका, तो उसमें हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारी कई बार केस टेकिंग में हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि हम उसका लेबोरेटरी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमारे पास शायद इन्फॉर्मेशन गलत आ जाए। यही चीज हम उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में ले लेते हैं, तो भाई घर जाके केस ले रहे होते हैं। तो उसकी अपनी चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि भाई बेस्ट है, दोनों ही चीजों की अपने प्लस पॉइंट्स अपने नेगेटिव पॉइंट्स है, पर बता रही क्या होता है दोनों में से फर्क। तो ऑब्जर्वेटरी मेथड का जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज मेथड ऑफ व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। दे आर 2 टाइप्स, नेचुरल और लेबोरेटरी। नेचुरल वाला क्या है? It is also known as field observation. It is a study where researchers observe the subject in its natural environment. Laboratory wala, it is a study where researchers observe the subject in a laboratory. The biggest advantage of natural wale ka, it is the researchers view participant in their natural environment. This leads to greater ecological validity. कि भाई फायदा हो जाता है उस किस जगह में है उससे हमें मिलता है। As it refers to real life situation, जो नेचुरल वाले का, where due to more control in the laboratory, the results found when using laboratory observations are more meaningful than those obtained with natural वाले। किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि भाई लेबोरेटरी वाला ज्यादा हमें फायदा देता हो, कंट्रोल्ड हो, क्योंकि हो सकता है कि जैसे हम किसी के घर गए और केस लेने लगे तो वो चाय पानी में अपना कितना टाइम खराब कर दे, ठीक है, और भी जो हम उसको शायद कुछ रिवील ना करना हो उसने अपने घर वालों के सामने, वो पंगा हो गया, ठीक है। तो कुछ चीजों के पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ ही हो सकते हैं। उसने बोला कि भाई दोनों चीजों के अपना अपना हो सकता है एक तरीके से। मोरओवर लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस आर यूजुअली लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड चीपर। हमारे पास आके पेशेंट को दिखाना, फटाफट हम उसका 10 मिनट में केस ले लेते हैं, 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जैसा भी वो केस है वैसा हम उसका केस लेके और उतने में हम छोड़ देते हैं। अब किसी के घर जाएंगे, हर एक का पर्सनल विजिट करेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा, अब आने जाने का खर्चा भी हम लेंगे, 1 घंटे का हमारा उस पर टाइम लग गया। फिर उसके बाद उसने अब सारी मेडिसिन हम उठा के तो नहीं लेके गए कि भाई वो जाके बोलेगा भाई हम कितनी मेडिसिन उठा के लेके जा सकते हैं, पता चले कि भाई उसको मेडिसिन ही कोई और चाहिए थी, तो कौन कौन से क्यों उठा के लेके जाओगे। तो फिर हम फिर घर पे आएंगे, मेडिसिन बनाएंगे, उसको फिर भेजेगा। तो यही जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, ये किसी और सिचुएशन में तुम लगा के देखो कि भाई जैसे हमारे साथ इस केस में हो सकता है, हमारे केस टेकिंग में, ऐसे ही किसी और रिसर्च में, किसी और सिचुएशन में, फील्ड में ऐसा हो सकता है, या और कोई चैलेंजेस आ सकते हैं ऐसे करके। तो मोर ओवर लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस आर यूजुअली लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड चीपर देन नेचुरल वाली। ऑफ कोर्स बोथ नेचुरल लेबोरेटरी वालों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और अपनी अपनी लिमिटेशंस है इसकी। अब इसके टाइप किसके क्या पढ़ा हमने? ऑब्जर्वेशन वाला का। ऑब्जर्वेशन वाले के 2 पढ़े, नेचुरल और लेबोरेटरी, ये 2 हैं। दोनों ही ऑब्जर्वेशंस को हम कितने वेज से पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, कोरिलेशन, कॉजल, कंपैरेटिव, डॉक्यूमेंट्री और एंथ्रोग्राफी। एनोग्राफी, एंथ्रोग्राफी, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, स्पेल नहीं होता मेरे से।
इसके अंदर मुद्दा सिर्फ यही है कि अगर मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन यहां समझो कि भाई हम ऑब्जर्व किया, जैसे कि मैंने डेटा तुम्हारा लिया, कैटेगरीज में देख लिया और उसको देख रही हूँ, ये तो मेरे पास डेटा आ गया। अब इसका कोरिलेशन मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग मैरिड हैं और जिनकी क्लिनिक है, मैरिड भी हैं और क्लिनिक भी हैं, डबल बिजी हो गए एक तरीके से, है ना, और क्या वो क्लास लगा पाएंगे एक तरीके से? तो ये दो चीजों के, दो वेरिएबल का मैं तीसरे से क्लास से कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ रिलेशन। तो लगभग जो रिलेशन होता है वो सीधा एक या दो वेरिएबल, इसे कहते हैं वेरिएबल। जो कैटेगरीज, एक्चुअली कैटेगरीज कोई वेरिएबल बोलते हैं ऐसा नहीं है, पर मोटा मोटा एक बार ये समझो ऐसे करके तो ये है कि मैं रिलेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ, समथिंग समथिंग कि इससे कोई रिलेशन है, कि भी मैरिड होने का क्लास लगाने से कोई रिलेशन है, या क्लिनिक का कोई इससे रिलेशन है, या आपस में इन दोनों का कोई और रिलेशन है, समथिंग है या नहीं है, और कितना है ये नहीं पता चलेगा, सिर्फ है या नहीं है, हाँ या ना का अगर पता चले तो वो कोरिलेशन है, समथिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन कोई रिलेशन है कि नहीं, हाँ या ना। कॉजल कंपैरेटिव वाले में कि भाई कॉज तक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई क्या कॉज हो सकता है, मतलब इस कहानी के पीछे, ये होने के पीछे, तो वो आगे बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्री जितना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं और उसका आगे का बताते हैं उसके अंदर, तो मोटा मोटा क्योंकि यहां से ही तुमको याद समझ में आने जाएगा। जैसे इसने बोला को रिलेशन वाला, क्योंकि सारी थ्योरी पढ़ती हूँ तो मुद्दा कई बार तुम भूल जाते हो। नेचुरल एंड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस कैन आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बट कैन नॉट claim that one of these variables cause a change in another variable. रिश्ता है सिर्फ इतना ही पता चलता है, हाँ या ना, लेकिन एक दूसरे को कॉज कर पाएंगे ये नहीं। और डिटेल में कोई एग्जांपल होगा तो और समझ में आएगा, पर ये है कि बस रिलेशनशिप में इतना सा याद रखना। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज कोरिलेशन। सिर्फ आइडेंटिफाई करना, हाँ या ना। For example, a correlation study might suggest that there is a relationship between academic success and self-esteem, but it cannot show if academic success increases or decreases self-esteem. Other variable might play a role, जैसे including social relationships, cognitive abilities, personalities, social economic status, or other factors. That is how correlation research describes what exists at a moment. कि भाई जो लोग मैरिड हैं अगर वो क्लास नहीं लगा पाए तो मेरे पास ये डेटा ओवर द टाइम इकट्ठा हो जाएगा कि यार किन लोगों ने क्लास नहीं लगाई। उसमें से ज्यादा लोग ऐसे थे कि मैरिड लोग क्लास नहीं लगा पाए, लेकिन सिर्फ यही रीजन था कि वो मैरिड थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, इसी वजह से उनकी क्लास मिक्स हुई, या कारण कुछ और है तो यही कि भाई अगर वो डेटा मुझे बताया कि हाँ मैरिड वाले ही ज्यादातर एब्सेंट रहे तो कुछ रिश्ता तो था भाई मैरिड होने का और इसका, लेकिन क्या था पता नहीं, क्योंकि उसमें तीसरे चौथे फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं। हो सकता है वो बंदा पढ़ाई में, बाय चांस ही मेरा ग्रुप ऐसा था कि 4 या 5 लोग जो मैरिड थे वो लोग पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, या मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, खुद सेल्फ स्टडी में इंटरेस्टेड थे, या कहीं और से पढ़ रहे थे, समथिंग कुछ भी ऐसे करके। तो ये है, तो ये जो वर्ड है कि भाई रिश्ता है लेकिन यही कॉज है, ये नहीं, कॉज कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ कुछ रिश्ता तो है ऐसे वाला। अब इसका फायदा क्या, आगे बताऊंगी, पर इसमें क्या है कि फायदा क्या है ऐसी रिसर्च का जिसमें कॉस्ट तो पता ना चले लेकिन हाँ या ना ही पता चले। अगर इतना ही पता चलता है तो इसकी फर्दर स्टडी से हमें हेल्प मिलती है कि अगर क्लियर कट ही पता चल जाए कि नहीं इनका कोई रिश्ता ही नहीं है, मैरिड होने का और क्लास न लगाने का, इसका आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। कुछ डाटा बोल रहा है कि ना, ऐसे नहीं है कि भाई 5 लोग जो एब्सेंट थे उसमें 2 लोग 3 लोग मैरिड भी थे और अनमैरिड भी थे, तो उसमें इस और क्लास नहीं लगाई तो इसका मतलब मैरिड या अनमैरिड होने का क्लास में एब्सेंट होने से कोई रिश्ता नहीं होता, ऐसे करके। तो इस तरीके से हमारे डेटा बता देता है कि आपस में कोई रिश्ता नहीं है। क्यों, हमारे सवाल कुछ मतलब आगे जो हमारा हम जैसी रिसर्च कर रहे हैं वैसा सा हमें उससे हेल्प मिलेगी कि कल को शायद हमें अगली टाइमिंग मैरिड लोगों के हिसाब से डिसाइड करनी पड़े, ऐसे करके, ठीक है, अगर क्लियर कट रिश्ता उसमें कोई रिलेशनशिप मिल जाए उसके अंदर। तो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल, ऐसे करके। तो ये आगे की है, मतलब क्योंकि मैं बता रही हूँ डिस्क्रिप्टिव वाली टाइप है, डिस्क्रिप्टिव में हम ऑब्जर्वेशन वाली टाइप के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमेशा याद रखना जो डिस्क्रिप्टिव है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो एक तरीके का मिडल तरीके का ग्राउंड हमें देती है,
कुछ फाइनल नहीं बताती है, लेकिन कुछ आइडिया दे देती है कि हमें किस रास्ते चलना है आगे, ऐसा करके। तो ये बहुत कुछ डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर देती है। तो ये बीच वाली रिसर्च एक तरीके से, तभी सर ने इसको लिखा भी ऐसे ही इस चीज पे। दैट इज हाउ कोरिलेशन रिसर्च डिस्क्राइब्स व्हाट एग्जिस्ट एट अ मोमेंट and therefore classified as the type of descriptive research observation method. नीचे correlation research uses numerical data to explore relationship between two or more variable. numerical data मिला ना कि भी 5 थे, 5 में से 3 ये थे, 2 ये थे, 2 मैरिड थे, 3 अनमैरिड थे, और उनके साथ ये लोग एब्सेंट थे, 5 लोग एब्सेंट थे। तो मोटा मोटा हमें न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा चाहिए हो रहा होता है। The degree of relationship is expressed in terms of correlation coefficient. अब हम ये आगे का है आएगा, पर अब दोनों में जो उन्होंने बोला कि हम डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है ये हमें नहीं पता चलता, हाँ और ना पता चलता है। और अगर आगे जब होगा कि भाई आपस में जैसे बोला कि 5 में से 3 ये हैं, 2 ये हैं, तो डिग्री समथिंग डिग्री होती है इसकी कि भाई कितना रुझाव पता चल सकता है, हाँ या ना के अंदर थोड़ा सा रुझाव, जो रुझाव वाला सेंटर टाइप बोलते हैं जिसे, उसे कोरिलेट इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थोड़ा मैथमेटिकल का टर्म है, आगे बढ़ेंगे तो इजी लगेगा, है यही याद रखना कि ये इसके साथ ही था इसके अंदर। अब आगे है कॉजल कंपैरेटिव। Many times we have to identify the difference of the previously occurred event in a relationship to the present event. पीछे कुछ हुआ और आज भी कुछ हुआ, उनका आपस में कुछ है रिश्ता। दिस कैन ऑल्सो बी डन विद ऑब्जर्वेशनल मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, सिंस इट डिस्क्राइब कंडीशंस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट इज ऑल्सो अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई रीजंस और कॉजेस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। That is, if a researcher observes that 2 or more groups are different on a variable, he tries to identify the main factor that has led to this difference. आगे थोड़ी वर्ड फिर समझ में आएगा, है मुद्दा है वही बस। This type of research is known as, which is in English mean after the fact. कुछ होने के बाद में हम उसका निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। Since both the hypothesized cause and the effect have already occurred and must be studied in the retrospective. इसमें लगभग हम बोल रहे हैं कि पहले वाले में पहला कुछ हुआ और आज कुछ हुआ, उसका आपस में कोई रिश्ता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आज से पीछे की तरफ चलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव में स्टडी करते हैं कि भाई जब वो हुआ था उसके बाद कैसे कैसे घटनाक्रम हुए और उसके बाद आज तक कैसे पहुंचे, आज जो हो रहा है, अगर आज से हम आगे बढ़ेंगे उसे, ये तो रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव आगे वाला, ठीक है। तो आगे की कहानी अगर हम करेंगे तो वो आगे की स्टडी होती है, इसमें हम पीछे की स्टडी करते हैं। और फिर क्योंकि दोनों चीजें हो चुकी हैं, सब कुछ हो सकता है, कॉज भी हो चुका है और उसका इफेक्ट भी हो चुका है। वो कहानी अगर कॉज पहले था और उसका इफेक्ट भी वहीं आ चुका है, तो हमारे पास वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। बस ये हम जाके जैसे कहते मर्डर हो गया, मर्डर का इंटेंशन क्या था, मर्डर हो भी चुका है, एक्शन भी हो चुका है, कॉज भी कहीं था, उसका इफेक्ट भी आ गया, हम उसको पढ़ रहे हैं, अब उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैक में जाके और फिर अपनी हाइपोथेसिस लगाते हैं, भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, समथिंग समथिंग, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन करते क्या है, जाके ऑब्जर्वेशन उसके अंदर। तो कॉजल कंपैरेटिव, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लाइक पूरी वर्ड ही आ गया, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन विच द रिसर्च हैज नो डायरेक्ट control over independent variables as its expression has already occurred and because they are essentially non-manipulative। कि भाई ये जो वर्ड है ओवर कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वर्ड पहले भी था इंटरनल वैलिडिटी, और दूसरा वर्ड ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब किसी चीज के बढ़ाने से कोई चीज बढ़ती है या घटती है, उसको आगे पीछे कर लो हमारे रेगुलेटर के हिसाब से, कि भाई उसको गुस्सा आया, उसने गुस्से में इसका मर्डर कर दिया ऐसे करके, तो गुस्से के बढ़ने से मर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या गुस्से के अगर गुस्सा नहीं भी था तो भी मतलब उससे तो कम या ज्यादा से उसका इफेक्ट आता है कि नहीं आता। तो जो एक चीज फिक्स होती है दूसरी चीज के बढ़ने या घटने से काम बिगड़ सकता है या सुधर सकता है। तो जो चीज खुली छुट्टी होती है कि भाई बढ़ा लो या घटा लो, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब अपने केस में एग्जाम्पल आएंगे
तो उसमें और इजी समझ में आएगा। अभी इतना ही समझो इसके अंदर, क्योंकि अभी यही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो वो हमारे हाथ में नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें तो सब कुछ हो चुका है। हम तो बस जो कुछ हो चुका है उसको ना बढ़ा ना सकते ना घटा ना सकते, हम अपने अंदाजे नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं कि दोबारा उसको गुस्सा दिला के देखो ये दोबारा ऐसे एक्सप्रेशन देता है कि नहीं देता इसके अंदर। तो ये उसका तरीका है, मतलब एक तरीके से जो इसमें तो सिर्फ इतना ही होगा, जो कुछ हो चुका है बस हम उसको अपनी आंखों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इतनी देर कौन आया? ठीक है। Causal comparative research differ from correlation research that for identify cause-effect relationship whereas later involve relationship between two variable। पहले वाला सिर्फ कॉज और इफेक्ट में पता चल रहा था, इसमें हम उसका रिलेशनशिप दो वेरिएबल का पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर नाइदर मेथड प्रोवाइड्स रिसर्चर्स विद ट्रू एक्सपेरिमेंटल डेटा। पहले वाला हम कॉज और इफेक्ट में था, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ इसमें कुछ गुस्सा और मर्डर का आपस में कोई रिश्ता है या नहीं, हाँ या ना। अब इस वाले में, जो कॉजल वाले में, हम इसका सेकंड आगे का पोजीशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा गहरा। लेकिन हम इसमें दोनों ही चीजों में सच क्या है वो नहीं पता होता, अंदाजा ही लग रहा होता है बस उसके अंदर, इसके अंदर। तो इसमें गहराई में उस चीज का कोई सच में एग्जैक्टली सच क्या है वो नहीं पता चल रहा होता। कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है शायद दोबारा से। तो इसमें क्या है, however neither method provides researchers with true experimental data. On the other hand, causal comparative and experimental researches both attempt to establish cause and effect relationship and both involves comparison। जो इसके आगे वाली है बात पढ़ेंगे उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट वाली। जिस एक्सपेरिमेंट में हम हर चीज हिला के देखेंगे, इसके बढ़ाने से ये होता है, इसके घटाने से ये घटता है या क्या होता है, उसमें हम एग्जैक्ट सच पता करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी हम कॉज और इफेक्ट का सच बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इस कॉजल कंपैरेटिव में भी हम यही कर रहे हैं। लेकिन हमें जो आंसर मिल रहा है इसके अंदर उतना डिपेंडेबल नहीं मिल रहा। आगे का जो हमें वो मिलेगा एक्सपेरिमेंटल वाली में, वो डिपेंडेबल आंसर होता है बस इसके अंदर। ठीक है। In experimental study, the researchers select a random sample and randomly divide the sample into 2 or more groups। जो आगे का इसमें थोड़ा सा इसके साथ बता दिया, क्योंकि कंफ्यूज करता है कि भाई इसमें भी तो कॉज और इफेक्ट ही हम देख रहे होते हैं थोड़ा, कि भाई सच में ये कॉज था और इस पर इफेक्ट आया, कितना इफेक्ट आया, कैसे आया। तो हम एक्सपेरिमेंट वाले में भी ये देख रहे हैं, बस इसमें चीजें रैंडमाइज नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल वाले में रैंडमाइज होती हैं, और हमारे हाथ में होता है ऊपर नीचे करना उन चीजों को। रैंडमाइज मतलब 1000 लोगों में से डिसाइड करना कि किन 800 लोगों को क्या मिलेगा, किस 200 लोगों को क्या मिलेगा, 50-50 में डिवाइड करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ हमारे हाथ में होता है। इसमें तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसमें तो सब कुछ हो चुका। अगर 1000 लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो गई या कोई बात हो गई, तो उस 1000 लोगों का हम सिर्फ स्टडी ही कर रहे हैं, उसमें कुछ हम अपना बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, तो हम सिर्फ उसको स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसमें यही फर्क है कि भाई क्योंकि ये ऑब्जर्वेटरी वाली है, बस इतना ही है कि कॉजल कंपैरेटिव ऑब्जर्वेटरी वाली होती है, पढ़ती तो वो भी यही चीज है, और एक्सपेरिमेंट वाली पढ़ती भी वही चीज है, लेकिन उसमें हमारे हाथ में चीजें होती हैं, और ऑब्जर्वेटरी वाली में क्योंकि ऑब्जर्वेटरी हम सिर्फ देख रहे हैं। ग्रुप्स आर असाइंड टू द ट्रीटमेंट्स एंड द स्टडी इज कैरिड आउट। ये एक्सपेरिमेंटल वाली की बात कर रहा है कि उसमें रैंडमली 2 अलग अलग कर दिए, 2 अलग अलग ग्रुप कर दिए, किसी को ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, या जो भी चल रहा है। और कॉजल कंपैरेटिव वाले में क्या होता है कि इसमें चीजें रैंडमली असाइन नहीं होती हैं, इसमें तो सब कुछ हो चुका है उसके अंदर, और उसमें 2 ग्रुप्स में तुम डिवाइड ऑलरेडी, जो ग्रुप्स बनने नहीं बनने ऑलरेडी हो चुके हैं, बस तुम उसको पढ़ रहे हो। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटिव बाय द रिसर्चर, और कॉजल कंपैरेटिविटी में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे ये पढ़ लोगे तो ये कुछ ज्यादा इतना नहीं है मुश्किल, एग्जाम्पल सीधे रखे हैं, इजी है ये सारा कुछ। हाँ, ये पढ़ सकते हैं। द गोल ऑफ causal comparative research is to establish cause and effect relationship
जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो बता दिया। हाउएवर इन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च द रिसर्चर is able to identify past experience of the subjects that are consistent with the treatment and compare them with the those of subjects who had the different treatment or no treatment। जैसे कि इसको मेडिकल, अगर इसका एग्जांपल जिसने दिया है कि भाई जैसे मैंने बोला कि 1000 लोगों के साथ कुछ हो गया, जैसे 1000 लोग स्मोकर्स थे, उनमें से कितना को कैंसर हो गया और ये एक स्टडी हो सकती है। तो भाई स्मोक कब से कर रहे थे और कैंसर जब से हो रहा था, तो उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता, सिर्फ हाँ या ना रिश्ता, तो पहले वाली। उसके बाद रिश्ते का कुछ आगे की कहानी कि भाई सच में उस स्मोक की वजह से ही ये हुआ था, जब स्मोकिंग ही कैंसर तक पहुंची, इसका और डेप्थ में उसको पढ़ना। और उसके बाद में कि भाई जैसे बोला कि भाई ट्रीटमेंट और नॉट ट्रीटमेंट, अगर इसके दो भाग और कर लो किसी और चीज को, कि भाई उन जो 800 लोग में से अगर कोई और तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे थे, मान लिया कि उन 800 लोग जो थे स्मोकर्स थे और उसके बाद उनको कैंसर हो गया, और कैंसर होने के बाद उन्होंने कितने कोई मेडिसिन ली, मान लिया कि भाई चलो होम्योपैथी ले ली, तो होम्योपैथी का उनपे क्या इफेक्ट आया। तो आज तक वो सब कुछ हो चुका है, वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें से कुछ ठीक है कुछ नहीं ठीक। तो हमारा सवाल कहाँ का है कि स्मोकिंग से जो कैंसर कॉज होता है उसमें होम्योपैथी इफेक्टिव है कि नहीं। तो हमने स्मोकिंग, ये वाली कैंसर और होम्योपैथी तीनों का जोड़ के एक सवाल बनाया। तो उसमें हमने देखा कि भाई जो स्मोकिंग वाले कितने लोग थे, उसमें से उनमें से कैंसर कितनों को हुआ, और हम उसमें से होम्योपैथी कितने लोगों को दे रहे हैं, उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कि भाई मान लिया कि 800 लोग थे, उसमें से 400 लोग होम्योपैथी लिए थे और 400 लोगों ने कोई और ट्रीटमेंट लिया था, तो 400 लोगों पे होम्योपैथी इफेक्ट हुई कि नहीं हुई, बाकियों का क्या हुआ। तो पढ़ने तो हमें 800 ही थे, लेकिन 800 से हमको डिसाइड हो जाएगा कि हमारा इस सवाल का आंसर। तो इस तरीके से वो बैक से चलता है, ठीक है। ये इसने डायबिटीज मेलाइटिस का दे दिया एक तरीके से। आगे एग्जांपल उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं, ये पढ़ लेना, इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है। एक थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे कि भाई इसका हम पता करने के लिए टेस्ट लगाते हैं आगे इसका, कि भाई मैथमेटिक जो हम लगाने वाले हैं, तो अगर 2 ही ग्रुप होते हैं तो टी टेस्ट लगता है, अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो एनोवा होता है, एनकोवा होता है। ये हम स्टैटिस्टिक्स में और पढ़ेंगे क्या चीज होती है, पर एक वर्ड्स होते हैं टेस्ट करने के तरीके। अब इसने बोला टाइप्स ऑफ, ये इतना ध्यान से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर हेल्प करती है तुम्हें रिसर्च समझने में। तुम इसको शायद बड़ा क्वेश्चन आएगा तो लिखोगे, समझ लोगे तो तुमको पॉइंट आउट करना कि यार ये वाली कोई रिसर्च थी, ये वाली ये रिसर्च है, तो ये समझना आसान हो जाता है। तो शुरू में ही जब तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट बन रहा है तभी तुम पूरी थ्योरी पढ़ लो, बाद में पेपर में भले तुम 2 ही हेडिंग्स में 4 लाइनों में ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, वो बात अलग है। पेपर में तुमको सारी हेडिंग्स पता है, हेडिंग से आगे तुमको हर एक का कॉजल का पता है, ये पता है, भले तुम 3-3, 4-4 लाइनों में ही तुम उसको लिख के आ जाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ, बात अलग है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो तुम खुद अपने वाली स्टडी भी ढंग से करोगे, और किसी ने और ने करी है तो तुम उसको ढंग से समझ पाओगे, उससे अपना फायदा ले पाओगे एक तरीके से उसके अंदर। और कोई और जैसे हम टीवी में देख ले, कुछ और भी देख ले, तो समझ में आने लगेगी उसके वाली, ऐसे वाली। तो टाइप्स ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च है 2 वाली, जो कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, ये बता दी। यहाँ से आज जो हुआ इसके पीछे चल लो रेट्रो, इससे आगे चल लो कि आगे क्या होने वाला, दोनों का देख लेते हुए। पीछे के तो कोई रिकॉर्ड मिला नहीं और सच में कुछ है कि नहीं, क्योंकि आगे वाले जो होने वाली है वहां तुम थोड़ा सा कुछ पंगा ले सकते हो उसके अंदर। तो लिमिटेशन क्या है, अब लिमिटेशन तो सीरियस यही है इसका, ये रहा सेवरल सीरियस लिमिटेशंस, जैसे results from causal comparative research should always be interpreted with extreme caution as causal जो है comparative research is similar to correlation research। just because the relationship between 2 or more variables is identified does not necessarily mean कि किसी ने एक को cause किया है। ये बोल रहा है कि भाई बहुत ध्यान से अपना आंसर लिखना, मतलब बहुत ध्यान से रिसर्च करना causal comparison वाली, क्योंकि इससे पहले जो हमने करके देखे थे, जो इससे पहले वाले हम रिसर्च थी, वो उसमें भी हम कॉज का और इफेक्ट का रिलेशनशिप हम निकाल रहे थे। कोरिलेशन वाली में भी हम 2 चीजों का रिश्ता निकाल रहे थे, और इसके अंदर भी हम 2 चीजों का रिश्ता निकाल रहे हैं। लेकिन 2 चीजों का रिश्ता होने का मतलब नहीं है कि एक ने दूसरे को कॉज कर लिया, क्योंकि तीसरी कहानी बीच में कोई और हो सकती है। तो यहाँ वाली ने सिर्फ 2 चीजों का रिश्ता डिसाइड किया, इस वाली ने थोड़ा और गहरा डिसाइड कर दिया, बस।
क्योंकि तुमने बहुत थोड़ा सा और रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव या किसी तरीके से और सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर ली इसके अंदर। द कॉजल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल आर एस्टैब्लिश, क्योंकि रिश्ता एस्टैब्लिश हो चुका है, रिश्ता है। अब रिश्ते के बाद में तुम और पढ़ रहे हो, तो है का मतलब ये नहीं है कि कॉज ही किया गया। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस गहरा दिमाग में कि भाई उसमें रिश्ता है या नहीं है होने के बाद में कितना गहरा, ऐसी वाली बात है इसके अंदर। ये इजी से वैसे तो इसके आगे के होम्योपैथी एग्जाम्पल्स पढ़ लेना। ये थ्योरी से ज़्यादा गहरा होने मत जाना, थ्योरी है पर है और समझना हो तो बात इतनी समझाई है इसके अंदर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ एक पढ़ लेते हैं। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रीनल कैलकुलस, colic, headache irrespective of the renal colic paroxysms. Those patients were given BV. Patients were observed from 6 months. All patients reported of having relieved of their pain in head. Could headache be a clinical symptom of Burbalis burgalis? कहानी पथरी थी और हेडेक था, रीनल कॉलिक कैलकुलस कॉलिक हैड हेडेक रिस्पेक्ट ऑफ द रीनल कॉलिक प्रोग्रेस। बंदे को स्टोन है, साथ में उसको हेडेक है। स्टोन का दर्द आए ना आए या कैसे भी एपिसोड चल रहा हो, लेकिन उन लोगों को हेडेक साथ चल रहा है। ये केस है। उन लोगों को हमने स्टोन निकालने के लिए या कैसे भी निकालने के लिए या उसको ठीक करने के लिए उसका सिर दर्द या जो भी और टोटलिटी निकाल के बीवी क्यू दे दिया। बीवी दिया है, क्यू दिया है कि नहीं आई डोंट नो, 30 कुछ ने कुछ लिखा नहीं है, तो सर ने बल्बरिस वर्गेरिस दे दी। अब पेशेंट्स को 6 महीने के लिए देखा गया कि उनका हेडेक भी ठीक हो गया। अब वो कॉलिक ठीक हुआ कि नहीं वो सर ने नहीं लिखा, बस इतना कि उनका हेडेक ठीक हो गया। तो अब ये क्वेश्चन ये राइज हुआ हमारा, ये क्वेश्चन कि ऑब्जर्वेशन सब कुछ किया गया, क्वेश्चन ये है कि क्या क्लिनिकल सिम्टम था, क्योंकि उसमें तो लिखा नहीं था बुक में, मतलब एग्जाम्पल हो सकता है लिखा हुआ दोनों, पर क्या ये इसका क्लिनिकल सिम्टम है? तो टॉपिक क्या बना, हेडेक एज क्लिनिकल सिम्टम ऑफ बर्बेरिस वल्गैरिस। क्या ये सच में है कि नहीं? तो ये पूरी कहानी मैंने इससे समझाई। इतना समझ में आया? तो आगे चलते हैं। हाँ है ना, फटाफट लिख दो। नहीं आया तो उससे आगे नहीं जाऊंगी मैं। आगे 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 है, हाँ ना, फटाफट लिखो। नहीं आया रुक जाते हैं, क्योंकि यहीं तक छोड़ देती हूँ, थ्योरी पढ़ना फिर आगे चलेंगे। अगर समझ में आ गया, क्योंकि आगे वाले 2 छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, ऑब्जर्वेटरी वाली आधी खत्म हो जाएगी अपनी। एक काम सर, फटाफट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, पीछे नहीं रहना है। कहाँ सो गए, इधर उधर गायब हो गए। नहीं आया समझ में, नहीं आया बस लिख देना, दोबारा पढ़ लेंगे, कुछ नहीं जाएगा। कंसेप्ट ना बनना हमेशा दुखी करेगा, गलत बनना कभी कभी दुखी करेगा कि भाई यहाँ नहीं तो इतना आधा तो पता ही था। एग्जाम्पल दोबारा बता दो, ठीक है? और कुछ? चलो, एग्जाम्पल था कि बीवी क्यों दिया, हेडेक था। बीवी क्यों ही मुंह से निकल रहा है, तो सर ने क्यों नहीं दिया। सर ने देखा कि भी कैलकुलस था उसको और साथ में उनको हेडेक था। 2 कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आया है, दोनों कंप्लेंट्स के साथ में सर ने उसको बर्बेरिस वल्गैरिस दे दिया। अब बर्बेरिस देने के बाद में 6 महीने तक वो चलता रहा। उसके बाद ऑब्जर्व किया कि उन लोगों का हेडेक ठीक हो गया। अब हेड पेन जब ठीक हो गया तो सवाल ये खड़ा हुआ कि अब बीवीक्यू के अंदर हेडेक एक क्लिनिकल सिम्टम है क्या, क्योंकि शायद बुक में नहीं लिखा हुआ। तो ये सवाल सर ने बना दिया इसका। तो ये एक तरीके का इसका एग्जाम्पल बना कि भाई क्या हेडेक का और इसमें क्या रिश्ता, समथिंग हेडेक और बीवीक्यू का कोई रिश्ता। हमारी भाषा में हम क्लिनिकल सिम्टम बोल रहे हैं, लेकिन सच में हम उन दोनों का रिश्ता निकाल रहे हैं कि भाई बीवीक्यू और हेडेक का कुछ आपस में है क्या, है तो कितना है।
ठीक है, तो ये बना उसका इस तरीके से, ठीक है। तो आगे बना डॉक्यूमेंट्री, ये छोटे छोटे सीधे सीधे सही है, बताया थी, क्योंकि थोड़ी तुमको पेजेस दे दूंगी, पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस वाले में करेंगे स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये कलेक्टेड बोथ फ्रॉम नेचुरल वाली या लेबोरेटरी वाली, कैसे भी मिला है जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, फॉर द पर्पज ऑफ कंपेयरिंग एंड डिफाइनिंग द प्रेजेंट वर्क इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। सीधी सी बात जो है, खोल के देखो। इट इज एन ऑब्जर्वेटरी मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द सुटेबल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ केस स्टडी। आगे कैसे, सो मैनी times it act as a prior step of case study। केस स्टडी करने से पहले का स्टेप होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बाकियों को हैंग है। अब ओके, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब दिख रही है, ठीक है, मैं बैक वाला बताती हूँ दोबारा। इसमें मैंने ये बताया कि ये वाला क्या एग्जाम्पल के बारे में बताया डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। डॉक्यूमेंट्री में क्या है कि जो स्टडी जो ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, भले वो नेचुरल वाले से आए, भले लेबोरेटरी वाले से आए, वो उनका हम अब कागजों को हम कंपेयर करके पढ़ के देखते हैं, बस सीधी सी बात। ये वाली ऑब्जर्वेटरी है इसके अंदर, और लगभग जो हम आगे केस स्टडी कोई स्पेसिफिक टाइप की केस स्टडी करने वाले हैं, उससे जस्ट पहले ये वाली करके देखते हैं हमारे पास क्या कागज अवेलेबल है। ये वाली ये है इसके अंदर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल रिसर्च इन विच आवर एम्फेसिस इज ऑन अ स्टडी ऑफ द पास्ट। अभी कहेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट तो भाई पुरानी इतिहास की कहानियां उठा के ले आई थी, उसको भी तो पढ़ना हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। तो उस हिस्टोरिकल, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, और इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री वाली। है तो दोनों कागजों की स्टडी, तो फर्क क्या है? ये वाली तो वो होती है कहानी, पास्ट की कहानी निकालना। ये हम पास्ट की कहानी नहीं लगा रहे, ये हमें किसी टॉपिक की कहानी ढूंढ रहे हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं, केस बन रहा है, मतलब एक सवाल का आंसर ढूंढा जा रहा है, ना कि इतिहास खोजा जा रहा है कि पहले क्या हुआ था, ऐसे वाला। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि दोनों ही चीजों में पहले जो हमारे पास कागज है, कागज पढ़े जाते हैं, बस पढ़ने से हमारा सवाल कैसा है उसके हिसाब से उस स्टडी का नाम डिसाइड हो जाता है। जैसे कि होम्योपैथिक रिसर्चर के लिए क्या कि मेंटल सिम्टम्स, researchers want to make question for mental symptoms during a case study. One method is to pick all the mental symptoms of the individual, but many times, according to the purpose of the study, only those mental symptoms are acceptable which are present in the particular given repertory. Importance and practicability, as well as ethical applicability of picking those mental symptoms can only be studied in the existing work with certain concepts. The matter of documentary analysis enables the researchers to include large amount of textual information and systematically identify its properties. Researchers qualify and analyze the presence, meaning, and relationship of such words and concepts within text or sets of text, then make inference about the messages within the text. मतलब ये थोड़ा भारी तरीका उसको समझाने का, पर मुद्दा यही है कि भाई जो हमारा सवाल है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से ही हम मतलब उसे निकालना, क्वेश्चन क्या है हमारा, उस कागजों से हम क्या समझना चाहते हैं वो। अब जैसे कि बोला कि भाई मेंटल सिम्टम्स भी हम किसी केस में मेंटल सिम्टम्स लेना चाहते हैं, तो हमारे पास एक कागज अवेलेबल है, कैंट रिपोर्टरी अवेलेबल है, तो हम अपने केस में मेंटल सिम्टम्स लेना चाहते हैं। हम वो हमारी जो कैंट की रिपोर्टरी है उसका माइंड सेक्शन खोल के बैठे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक लिमिटेशन तो ये होगी कि भाई कैंट रिपोर्टरी के अंदर जो रूब्रिक होंगे वो ही हम उससे लगा पाएंगे, जो पेशेंट हमें बताए और कैंट रिपोर्टरी में हो, दोनों चीजें हो तो हम लगा पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो हमारी एक तरीके से इसने एक लिमिटेशन कर दी, सवाल कैसे बनाने हैं, उससे सवाल पूछे कैसे जाए एक तरीके से। तो समथिंग
कि भाई प्रैक्टिबिलिटी कैसी है, एप्लीकेबिलिटी कैसी है, उसकी इंपॉर्टेंस उसके हिसाब से बनेगी। उस सर्टन हमारे एग्जिस्टिंग वर्क हमारे पास जो हाथ में हमारे कागजों के हिसाब से 2 रिपोर्टर से 3 रिपोर्टर से 10 रिपोर्टर से तो हमारा काम बढ़ गया, मतलब हमारे पास रेंज बढ़ गई सवालों की। भाई हम तो 4 रिपोर्टर्स उठाएंगे, 4 को लगाएंगे ऐसे करके। तो ये है कि हम उसको डिजाइन कैसे कर रहे हैं। मेथड हमने चूज कर लिया कि भाई हम ये करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस करके इसमें से सवाल बनाएंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे ऐसे करके, इसमें कैसे मैं बढ़िया दे रखा है। तो ये तरीका है एक तरीके से, और उसको हम यूज कैसे कर रहे हैं वो हमारे केस के अकॉर्डिंग, हमारे सवालों के अकॉर्डिंग चलेगा अलग अलग। अब ये बात है कि डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिव्यू ऑफ लिटरेचर एज इट गिव्स एनालिटिकल इंपॉर्टेंस टू द कैरेक्टर ऑफ ए वेरिएबल। रिव्यू ऑफ लिटरेचर तुमको मैंने बताया था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब तुमने कोई टॉपिक उठाया जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, और उससे रिलेटेड तुम्हारे पास जो डेटा जहां पे भी मिला, पीएम में मिला तुम्हें, रिसर्चेस की किताब में मिला तुम्हें, ऑलरेडी पब्लिश जो थी रिसर्चेस उसमें मिला, लाइब्रेरी में कहीं किसी बुक में मिला, तो तुमने सारा इकट्ठा कर लिया। अब वो भी एक तरीके से मोटे तौर पे देखोगे ना कि वो एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इकट्ठा तो तुम इकट्ठा करके और फिर तुम उसको पढ़ तो रहे हो उस टॉपिक पे। तो इसमें भी ऐसे कर रहे हो कि भाई तुम अगर माइंड की सिम्टम्स इकट्ठे कर रहे हो तो तुम बुक्स तो इकट्ठी कर ही रहे हो उस एक टॉपिक पे, माइंड मेंटल सिम्टम्स, और तुमने इकट्ठे कर लिया वो सारा लिटरेचर। तो उसको डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस क्यों बोलेंगे और इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों बोलेंगे? कर तो यही रहे हो, एक टॉपिक समान इकट्ठा, एक टॉपिक समान इकट्ठा, इसको भी पढ़ना है इसको भी पढ़ना है। तो फर्क क्या है? डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में तुम एग्जैक्टली उसका डीप एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, मतलब एक तरीके से कि भाई ये 4 रिपोर्टरीज उठाई या 5 रिपोर्टरीज उठाई, तो मेंटल सिम्टम्स का तुम एक तरीके से कंपैरिजन करके देखोगे, अरे यार क्या चीज ज्यादा अच्छी है, इससे मुझे सवाल बनाना है, इससे मुझे आगे चलना है, इससे कुछ और मैंने मुझे निकालना है। तो तुम उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हो, सही गलत अच्छा बुरा समथिंग बहुत कुछ उसके अंदर कर रहे हो इसके अंदर। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में तो बस तुम उसको इकट्ठा कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें से अपने फायदे की चीज निकाल रहे हो उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा उसमें भी लगभग डिसीजन होता है, लेकिन उसमें तुम सिर्फ अपने आप में एडिशन दे रहे हो, तो तुम्हारे सवाल के साथ किसके व्यूज मिल रहे हैं और तुम उसमें ऐड कर रहे हो इसके अंदर उस लिटरेचर को। इसमें तुम बहुत गहराई में हर एक का सेक्शन कैटेगराइज कर रहे हो, ये काम का नहीं, या ये 10 में डिसाइड करना कि मैं 5 ही बुक्स उठा रहा हूं। तो ये थोड़ा उसका एडवांस वर्जन है, उसका एनालिटिकल सही गलत का वर्जन है एक तरीके से। रिव्यू लिटरेचर में मोस्टली कंपाइलेशन होता है कि भाई जैसे मैंने उनको बताया कि मैंने ये जो बुक बनाई इसमें 5 किताबें लगा दी, इसने इस टॉपिक पे ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला, तो एक ही टॉपिक में मैंने 4 किताबों का कॉपी पेस्ट मार दिया, तो कंपाइल सा कर दिया। अब उसके अंदर में अगर है तो ये डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, अब मैं उसमें एनालाइज करूं, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ये 4 चीजें बड़ी अच्छी थी, ये 4 चीजें अच्छी नहीं थी, ये डिलीट कर दो, तो अच्छी वाली और नहीं अच्छी वाली की कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। और अब ये बोला इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर और ए वेरिएबल, उस चीज का मतलब वेरिएबल का उस कैटेगरी का इंपॉर्टेंस ना इंपॉर्टेंस ये भी डिसाइड होने लग जाता है। तो ज्यादा उसको जिसे कहते हैं कि भी गहराई से देखने लगते, उसको अच्छे बुरे की कैटेगरी में डिवाइड करने लगी, या कुछ भी काम की या ना काम की, मेरे काम की या ना काम की, प्रैक्टिकल है या नहीं, अच्छी बुरी को भी छोड़ दो, प्रैक्टिकल है या नहीं, ऐसे करके कि भाई ये बात तो अच्छी है लेकिन लगेगी नहीं, मेरे केस में ये चीज करना या मेरे स्टडी में ऐसा करना मुश्किल है, ऐसे करके। जैसे बंदे ने बोला कि भाई बीबीक्यू 1000 लोगों को देखी और मैंने उन 1000 लोगों को भर्ती करके रखा हुआ था, सुबह शाम 3 टाइम या 4 टाइम देखी, कुछ भी और नहीं दिया, तो उसका कितना बढ़िया रिजल्ट आया। अब है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी, लेकिन उसका करे क्या, क्योंकि हम अपने 1000 लोगों को ऐसे भर्ती करके या उस तरीके की रिपीटेबिलिटी नहीं कर सकते, या मेरे पेशेंट तो घर जाएगा, तब क्या करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी हम उसको गहराई से एनालाइज करने वाले होते हैं उस तरीके डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस के अंदर। बस इतना ही इसमें होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम सिर्फ उसका कंपाइलेशन कर रहे होते हैं, कैटेगराइज उसमें भी कर रहे होते हैं, पर ठीक है एक लिमिट तक। Therefore, documentary analysis like a sociology, ये तो एग्जांपल्स दे रखे, पब्लिकेशन सर्टिफिकेट दे रखा है, ये पूरा दे रखा। Before designing a case study, a researcher must have a keen knowledge and concept about the contents of case study. That is, acquiring the knowledge of asking characters or variable related to the personal history of individual. Researcher must have a sound analytical knowledge that he might have gathered from documents that can include government publication, newspaper, certificate, and something, drawing, painting, something, visual और जितने भी इकट्ठे हो सकते हैं। Therefore, documentary analysis is a sociology has a great significance
इन होम्योपैथिक रिसर्च टू, क्योंकि हमारे पास भी जितना मैटर जहां से इकट्ठा हो सकता है हम सब इकट्ठा ही करके राजी है। और केस स्टडी के लिए ये और बेटर चीज होती है किसी एक चीज पे डिसाइड करने के लिए कि क्या किया जाए। ये बाकी का बहुत ईजी सा है, मैं आगे पढ़ सकते हो तो, ताकि मैं इसको खत्म करूँ। 10 मिनट 20 मिनट और कर जाएंगे। अब इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है? देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डॉक्यूमेंट एनालिसिस। एन एडवांटेज इज दैट डॉक्यूमेंट आर unobstructive and can be used without imposing on participants. They can be checked and rechecked for reliability. कागज ही तो है, 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, हर बार वो वही रहने वाला है और उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। बल्कि अगर तुम लोगों को स्टडी करते हो तो उनके वर्जन बदल जाते हैं। तो ये है, एक बार चेक करो, 2 बार चेक करो, उसकी रिलायबिलिटी नहीं बढ़ने वाली और उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला उसके अंदर। ये सबसे बढ़िया चीज होती है। A major problem is that document may not have been written for the same purpose as a research and therefore conclusions will not usually be possible for documentary analysis alone. अब जिसने वो कागज लिखा था उन्होंने ये सोच के तो लिखा नहीं था कि तुमको बाद में तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा और तुम ये सारा लिखा हुआ मैटर इस एंगल से पढ़ोगे। जैसे में कैंट लिबर्टी लिखने वाले ने रूब्रिक्स लिख दिए। अब तुम क्या सवाल मेंटल रूब्रिक्स काम भी करते हैं नहीं करते, ये एक बेसिक सा सवाल है। कुछ और कि भाई इस केस में मेंटल रूब्रिक्स काम करते हैं, तो एक तुम स्पेशल एक डिजीज लेके बैठ गए, हो सकता है उस डिजीज के बारे में उसमें मेंशन ही ना हो उसके अंदर, तो उसने जो डॉक्यूमेंट अपने ही हिसाब से लिख दिया, उसने आगे क्या सवाल पूछे जाएंगे उसके हिसाब से उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना लिखी है। मतलब वो मैटर को प्रेजेंट करने का तरीका डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक अलग तरीके से हो सकता है जैसा उस ऑथर ने चाहा, लेकिन तुम्हारा सवाल किसी और एंगल से हो सकता है। हो सकता है वो बहुत बढ़िया मैटर हो लेकिन तुम्हारे किसी काम का ना रहा हो उसके अंदर, और हो सकता है बहुत बढ़िया काम भी आए उसके अंदर। तो सेम उस तरीके से सीधा सीधा आंसर मिल जाए, ये प्रॉब्लम है कि भाई हो सकता है तुम्हें वो मैटर से सीधा सीधा आंसर ना मिले फिर भी क्वेश्चन मार्क रह जाए। तो तुमने हो सकता है 1000 को सवाल पढ़ के भी, 1000 पेजेस पढ़ के भी तुम्हारा कोई कंक्लूजन ना लगे, क्योंकि सीधे सीधे तरीके से तो मेरे को वो डॉक्यूमेंट कोई आंसर नहीं दे रहा हो। जैसे कि मोस्टली केसेस में होता है, जैसे कि अपने पढ़ते हैं कि भाई इसका सबसे इजी एग्जांपल तो यही होता है कि पुरानी कोई स्टडी हुई, वहां कोई चीज पाई गई जी। अब पाई गई मतलब उसके नीचे पानी था, मतलब ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ कि भाई वहां पे ना कोई उस जगह पे खुदाई हुई और वहां से कुछ उन्होंने निकाला तो भाई ये कहाँ से आया। अब उसकी हाइपोथेसिस शुरू हो जाती है कि भाई ये ना यहाँ पे कोई लोग रहते थे और वहां से जब वो खुदाई हुई तो वो लोग जैसे दब गए, मर गए, भूकंप आया, कुछ होया तो सिविलाइजेशन खत्म होगी। अब उनके ये बर्तन है, उनके ये और ये हो सकता है कि भाई ये लोग कहीं से व्यापार करने वाले लोग थे, वो आए वहां जाके रहने लगे, कोई महीना 2 महीना 4 महीने रहे, वहां पे कुछ हुआ तो दब के मर गए। ये भी हो सकता है कि वहां के रहने वाले लोग ही नहीं थे ऐसे वाले। तो अब वो क्या होता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि अगर हो सकता है वहां पे कोई डॉक्यूमेंट से किताब मिल गई, कुछ ऐसा कुछ वो समथिंग जिसे कहते हैं कि दीवारों पे कारीगरी मिल गई, तो वो एक पक्का तरीका होता है, बजाय कि कुछ बर्तन मिलना समथिंग, कुछ रिटर्न में मिलना इज मोर सॉलिड ऐसे करके, क्योंकि भाई उसके अंदर होने के चांसेस कम है, उसमें कहानियां कम होती है, मतलब उसमें गड़बड़े कम होती है। तो डॉक्यूमेंट्स को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कुछ केसेस में। और हो सकता है कि वो जैसे लिख के गए, अब वो लोग रुके थे, उन्होंने पेंटिंग्स बना दी, कुछ अपनी कहानी लिख दी और तुम हाइपोथेसिस लेके रहते कि भाई ये तो सालों से यही रह रहे थे। तो भाई वो तो अपना टाइम पास महीने 2 महीने की छुट्टियों में करके गए और तुम उसको एनालिसिस ऐसे कर रहे हो। तो जो हमारे पास कागज भी अवेलेबल है तुम उसको इंटरप्रिटेट कैसे कर रहे हो, प्रॉब्लम है ये। तो दोनों के फायदे भी हैं कि पक्की चीज है, नुकसान ये है कि हम अपनी समझ के हिसाब से इन्फॉर्मेशन ही ना हो। ठीक है। एंथोग्राफी, it is a systematic study of people and culture. It is designed, ये last point अपना इसका खत्म है। It is designed to explore culture phenomena where the researchers observe society from a point of view of the subject of study. The resulting field study or a case report reflects the knowledge of the system of the meaning in the lives of a cultural group. जैसे क्या समझे, the typical study is a historic study and so include a brief history and an analysis of the वो एरिया, क्लाइमेट और हैबिट, मतलब ये पूरा लगभग उस पूरे की स्टडी हो रही होती है उसके अंदर।
इट मेक्स अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमंस। अब क्या पाया इसके अंदर कि हमने लगभग लोगों की और कल्चर की स्टडी कर रही है, उस एरिया में रहने वाले, उनका क्लाइमेट कैसा था, खाना पीना कैसा था, पहनावा कैसा था, उनके रहने वालों की हिस्ट्री कैसी थी। तो ये लगभग उस तरीके की स्टडी होती है उसके बारे में। ये जो होता है ग्राफिक रिसर्चर एम्फोसिस ऑन एक्सप्लोरिंग सोशल फिनोमिना रादर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। लोगों के बारे की जो फिनोमिना चल रहा है, जो मैं तुमको एग्जांपल दे दिया कि भाई उस लोग वहां के खाना पीना पहराव और सब कुछ, उनकी सोच, उनका कल्चर जो भी था, उसके बारे में एक्सप्लोर कर रहा होता है। द डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंक्शंस एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्शंस। हमने ऐसा क्यों किया? द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज मेनली वर्बल एक्सप्लेनेशन। हुआ क्या पढ़ने के बाद इतना अब वो खुदाई भी कर रहे हैं या पढ़े उस कल्चर के बारे में, या कुछ जो पढ़े मिले, कुछ भी मिला उस चीज को वो पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास सामने सबूत थे उसको पढ़ा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है ना। अब वहां पे बर्तन नहीं मिला, किताब मिली या कुछ ड्राइंग्स मिली या घर मिले या कुछ भी मिले, अब वो मिल तो गया, वो भी एक डेटा है। अब उस डेटा को तुम बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको आपस में जोड़ बाकी कहानी जोड़ने की कोशिश कर रहे हो एक तरीके से। तो वो जो डेटा मिला सामने ऑब्जर्व करके, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी स्टडी है इसके अंदर, ऑब्जर्व करके और तुम उसको आपस में जोड़ते हो और करते के बाद में वर्बल एक्सप्लेनेशन कि ऐसा 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 हुआ होगा। इट फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द कल्चर ऑफ ए ग्रुप इन ए वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स मैनर। डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स मैनर। इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन द एक्सटेंसिव फील्ड वर्क वेयर डेटा कलेक्शन इज मेनली बाय इंटरव्यू, सिंबल्स, आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ हो गया इसके अंदर। The researchers look for patterns of the groups, mental activities that are their ideas and beliefs expressed through language and other activities। कि कोई चीज रिपीट मोड पे वहां पे कुछ मिल रहा है, एक बर्तन यहाँ मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, ये चीज यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली। तो रिपीट मोड पे अगर कोई चीज मिल रही है, एक पैटर्न बन रहा है उस एरिया के अंदर किसी तरीके का, तो कि नालियां मिली तो सब जगह ही मिल गई समथिंग, तो रिपीटेबिलिटी मिल रही है, तो वो हेल्प करती है इसको बनाने में। तो ये एक और टाइप होता है इसके अंदर। तो इसमें क्या करना है अब, इसका हमारी होम्योपैथी में क्या है, डू बिलीफ इन, जो हमें हेल्प करना है कि इसका मतलब कि एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कल्चर के बारे में, जगह के बारे में, उन सब चीजों की सोच के बारे में हम एक जो स्टडी कर रहे होते हैं वो ये वाली स्टडी होती है एंथोग्राफिक वाली। और उसके बाद में होम्योपैथी में क्या चल रहा है कि सर ने बताया, जैसे डू बिलीव्स इन सोसाइटी अफेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सिम्टम। कि जैसे हम जो केस टेकिंग लेते हैं, हर कोई हमें आके खुल के केस टेकिंग नहीं देता। हम जो सवाल पूछ रहे हैं तो हम उससे क्या कहते हैं कि भाई इंसान इंट्रोवर्ट हो सकता है, टिमिड हो सकता है, शाय टिमिड जो हम बोलते हैं। एक चीज और हो सकती है कि वो ऐसे कल्चर से बिलोंग करता हो जहाँ पे बोला नहीं जाता। जैसे कि किसी भी कल्चर के अंदर, जैसे मुसलमान जो बॉयज होते हैं उनकी हम केस टेकिंग करते हैं तो वो थोड़े शाय होते हैं, उतना नहीं बताते हैं। लेडीज तो बात ही नहीं कर रही होती तरीके से कि भाई वो उनको खोद के निकालना पड़ता है। उनका वॉइस का टोन बड़ा लो होता है क्योंकि उनको हम्बलनेस ऐसे सिखाई जाती है उसके अंदर कि भाई वो बाहर से, घर से बाहर जाके इस तरीके से नहीं एक्सप्रेस करना। तो वो लोग उनका कल्चर ही यही है, ऐसे इस तरीके की सॉफ्टनेस। और हम उसको केस टेकिंग में उनकी पर्सनैलिटी का, इंडिविजुअलिटी का पार्ट ना बनाते हैं, वो उनके कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर को हमको साइड में निकालना पड़ता है एक तरीके से। उस कल्चर को वो कितना इन्वाइब करते हैं वो हम उनका सेकेंडरी एनालिसिस करते हैं जब उनका केस चलता है एक तरीके से। तो वो देखना होता है कि भाई उनके कल्चर के हिसाब से कितना इफेक्ट है। ये हमें फायदा करेगा, पता करना ये इन्फॉर्मेशन हमारे फायदे में है, इसको रखना है या हटाना है। हाउ डू पेशेंट डिस्क्राइब देयर सिम्टम्स आफ्टर विजिटिंग मैनी फिजिशियंस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। अब एक पेशेंट 10 डॉक्टर्स को दिखा के आया है और उससे पता है कि भाई मैं ये लोग माइंड बहुत पूछते हैं, या फिजिकल का एग्रावेशन एम्ब्रेशन बहुत पूछते हैं, या मुझे थर्मल पूछते हैं, थर्स्ट पूछते हैं। तो वो अगर इतने लोगों से पूछ के आता है तो वो ट्रेंड ही हो चुका होता है केस टेकिंग देने में। तो जब हमारे पास वो पहुंचा तो वो इतनी फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन आराम से सब कुछ दे ही जा रहा है, तो हमें लगेगा यार ये तो बड़ा ओपन बंदा है। हो सकता है वो ओपन ना हो, वो ट्रेंड हो, वो देने के लिए ट्रेंड हो गया एक तरीके से। तो ये है ऐसे सवालों को के आंसर ढूंढने के लिए जो हम जिस टाइप की रिसर्च सोचेंगे वो है ये वाली और बाकी एग्जांपल्स इजी एग्जाम्पल। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे
ये वाले केस मेथड स्टडी वाले आज कितना डिटेल में पढ़ना, ठीक है। नहीं समझ में आई अभी बताओ, मैं इसको दोबारा बता दूं, यहां तक पढ़ लेना। ओके हाँ ना, फटाफट बताओ क्योंकि क्लास खत्म, 20 मिनट आज एक्स्ट्रा लगे हैं, 5-7 मिनट कभी लेट ही शुरू किया था, 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास। हाँ पोस्ट में कर देती हूँ ग्रुप में, पेजेस पढ़ लेना। क्या पढ़ा हमने, मोटा मोटा, बहुत धीरे धीरे मैंने बहुत हिंदी में समझाया है। हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव वाला, डिस्क्रिप्टिव वाले का हमने डिस्क्राइब करना सीखा किसी चीज का। इससे पहले हमने सिर्फ एक्सप्लोर करना सीखा था, किसी चीज को एक्सप्लोर करना क्या होता है, फिर उसको डिस्क्राइब करना क्या होता है। एक्सप्लोर करने के हमने 4 तरीके देखे थे, फोकस वाला देखा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस देखे, सेकेंडरी रिसर्च देखी, और क्या देखा था, एक और देखा था बीच में समथिंग आई डोंट नो। तो 4 तरीके देखे थे। उसके बाद में डिस्क्राइब करने के, भाई किसी चीज को सिर्फ उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये हुआ था, ये होने के हम डिस्क्राइब करते कैसे, पहले हम उसको देखेंगे सही ना, ऑब्जर्व करेंगे, दिमाग कुछ बताएगा सही गलत, फिर उसको हम अपनी भाषा में समझाएंगे। तो हमने ऑब्जर्वेटरी के 2 तरीके पढ़े थे, नेचुरल वाला, लेबोरेटरी वाला। नेचुरल जगह एनवायरनमेंट में पढ़ो या लैब में पढ़ो। फिर करते क्या है, 2 चीजों का हम रिश्ता डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि है या नहीं, कोरिलेशन है तो आगे पता करते हैं कि है तो क्या है जी, कैसे है, कितना है, समथिंग समथिंग, और भी कंपेयर कर रहे हैं उसको आगे वो। फिर उसका एक और तरीका है कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको पढ़ रहे हैं, या एंथोग्राफी वाली कि भाई हमारे पास हमारा कल्चर अवेलेबल है, लोग अवेलेबल है, लोगों को पढ़ रहे हैं जी, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं जी, उससे हम अपने आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इतना सा हम कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस तरह के सवाल के हिसाब से उसके आंसर्स निकल रहे हैं। तो केस मेथड स्टडी और सर्वे वाली ईजी सी है वैसे तो, ये कोई मेजर वाली इसमें कुछ है नहीं। मतलब ये तुमको मैं तुम्हारे को पोस्ट तो मैं अभी कर दूंगी, क्योंकि केस स्टडी वाली जो है वो हम ऑलरेडी करते हैं, जो हम कर रहे हैं। तो तुमको ये, अगर तुम ये आगे वाले पढ़ लोगे तो तुम्हें इतना मुश्किल नहीं लगेगा ये पढ़ना, क्योंकि इसमें सर ने ना बीच में ऑर्गन की केस टेकिंग के थोड़े एग्जांपल्स डाल दिए, स्ट्रेंथ ऑफ केसेस क्या होता है, ऐसे समथिंग समथिंग, लिमिटेशन ऑफ केस या समथिंग, तो सर ने इसके अंदर डाला है आर्गुमेंट्स ऑफ फेवर ऑफ अगेंस्ट ऑफ समथिंग समथिंग केस टेकिंग के। तो ये तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई क्या पढ़ा। मैं डिस्कस में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें केस स्टडी अप्रोच क्या होती है, क्या होता है, इसके एग्जांपल्स तो मैं अपने एडिशन कर लूँगी, लेकिन मैं ग्रुप में मैंने सारे डाल दूंगी अभी के अभी तुम्हारे, क्योंकि एक तुम रीड ले लेते हो ना, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। ये देखो, वन मस्ट आस्क अबाउट द फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग माइंड विच इज द पेशेंट्स डोंट मेंशन वॉलंटरी। मतलब तुमको ये पढ़ोगे तुमको लगेगा कुछ नया नहीं पढ़ रहे, हम ऑर्गन का सब कुछ पार्ट पढ़ रहे हैं ऐसे करके। तो ये पॉइंट्स एक बार नजर से निकल जाएंगे, क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं बताऊंगी मैं, 5-4 पेजेस एक्स्ट्रा ही हैं ये पढ़ लोगे तो एक नजर से चले जाएंगे, और तुमको निकाल के रखा हुआ है, फ्लो बना होगा तो ये समझ में भी आ जाएगा। तो ये डिफिकल्टीज इन टेकिंग केस स्टडी कैसे चल रहा है, कोई फॉर्मेट क्या है, अब कैसे लेते हैं, अब जैसे नेम ऑफ द पेशेंट लेना है, या हिस्ट्री लेनी है, इलनेस लेनी है, इस तरीके से ये तुमको बड़ा बना के दिया हुआ है एक तरीके से क्वेश्चन। मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन लेना, जनरल सर्वे करना, इसमें कुछ नहीं करना, ये अनआइडेंटिफाइड सिम्टम्स लेने, अनकॉमन सिम्टम्स हैं, ये क्या है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा सा कुछ नहीं है, इसमें समझाने वाला मेरे को नहीं लगता क्या है। तो मैं तुमको सिर्फ उसकी हेडिंग बता दूंगी आगे, और उसके बाद में ये बीच में ये इसकी इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ना है इसकी ये वाली। और ये देखो 5-6 पेजेस सर ने बना दिए, ये है सिर्फ और सिर्फ यही एडवाइस लास्ट में क्या देनी है, अवॉइड क्या करना है, उनको सारी केस स्टडी लिख दीजिए केस स्टडी के अंदर आगे। ठीक है, और फिर ये सर्वे मेथड बाद में, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ केस स्टडी। मतलब इसमें कुछ सेक्शन है जो तुमको नहीं पता चलेगा, तो मैं आगे का और लास्ट का सेक्शन थोड़ा बता दूंगी, बीच वाले सारा कुछ तुम खुद समझ सकते हो इसके अंदर। अब सर्वे मेथड कि सर्वे कैसे करते हैं इसके अंदर, कि डिसीजन लेना हो तो कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चलो, उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करो, सर्वे करना होता है, बस इतनी सी इसमें मेजर चीज़ है, वरना ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इतनी सी स्टडी है, 2 लाइन यहाँ तक हाफ पैराग्राफ है इसके अंदर, इतना। ठीक है, तो आगे 2 ही छोटे पैराग्राफ फिर हम करेंगे एक्सप्लेनेटरी अगली सेक्शन में हम
खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर गुड नाइट।